प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। उदारवाद 17वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। इस विचारधारा का जन्म मध्य युग की अव्यवस्थाओं के फलस्वरूप हुआ था, क्योंकि मध्य युग में व्यक्ति का जीवन बहुत ही पीड़ित था। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में व धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। राजनीतिक क्षेत्र में राजा, आर्थिक क्षेत्र में सामंत व धार्मिक क्षेत्र में पोप की निरंकुशता स्थापित थी। ऐसी अवस्था में उदारवादी विचारधारा ने मनुष्य की स्वतंत्रता पर जोर दिया और उदारवाद के मूल सिद्धांतों के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है और राज्य का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुखी एवं संभव बनाना है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो राज्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्रांति करने का, राज्य के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिल जाता है। उदारवाद के प्रारंभिक विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो व अल्बर्ट स्पेंसर के नाम आते हैं। इन उदारवादियों ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया है और राज्य के प्रति इनका एक नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। इन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई माना है। लेकिन बाद के उदारवादी विचारकों में मैकाइवर, बार्कर, लास्की आदि विचारकों ने राज्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर बल दिया है तथा सकारात्मक अधिकारों की ओर ध्यान दिया गया है। तो जब हम अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह स्पष्ट होता है कि यह सिद्धांत मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास करने वाला सिद्धांत है। इसके अनुसार मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। जॉन लोक ने तो जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा है, जो कि व्यक्ति को जन्म से ही प्रकृति की तरफ से मिल जाते हैं। राज्य व समाज इन अधिकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। राज्य का कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है और अगर कोई राज्य अधिकारों की सुरक्षा करने में असफल होता है तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्रांति करने की छूट मिल जाती है। और अगर हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो इन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों ने अनेकों क्रांतियों को प्रेरणा दी है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1776 के अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात जो उदारवादी सिद्धांत मानता है कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समाज व राज्य के जन्म से पहले के हैं। समाज व राज्य के जन्म से पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें मनुष्य रहता था और मनुष्य को प्रकृति की ओर से प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे। इन प्राकृतिक अधिकारों में थॉमस होब्स के अनुसार जीवन व आत्मरक्षा का अधिकार प्रमुख अधिकार था और राज्य बनने के बाद भी इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। जीवन व आत्मरक्षा के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार ये प्राकृतिक अधिकार सर्वव्यापक और असीम हैं। इनमें किसी प्रकार की कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समानता के आधार पर प्राप्त होते हैं और इनके ऊपर
कोई भी समाज, कोई राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। श्री आशीर्वादम के अनुसार ये अधिकार मनुष्य की त्वचा के रंग की तरह मनुष्य के स्वभाव का अंग है, यानी कि इन अधिकारों का कोई बदल नहीं सकता, कोई इनके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति का समाज व राज्य के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार इन अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की निर्धारित की गई है। जॉन लॉक के अनुसार यदि राज्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता या इस कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो ऐसे राज्य के विरुद्ध क्रांति कर देना युक्ति संगत होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इन अधिकारों का होना व्यक्ति व संपूर्ण मानवता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कुछ भी हो, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के साथ साथ कुछ एक समस्याएं भी जुड़ी हैं। जीडी रीची के अनुसार प्राकृतिक शब्द की परिभाषा देना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि किस चीज को प्राकृतिक माना जाए और किस आधार पर माना जाए इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए जब प्राकृतिक शब्द का अर्थ ही निश्चित नहीं हो सकता तो प्राकृतिक अधिकारों की कोई सर्वसम्मत सूची कैसे तैयार की जा सकती है कि कौन कौन से अधिकार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल किए जाएं। ऐसा करना बड़ा मुश्किल कार्य है। किसी समाज में किसी बात को प्राकृतिक माना जाता है तो किसी समाज में उसे प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है। जैसे कि किसी समय दास प्रथा को प्राकृतिक माना जाता था और राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने भी इसका समर्थन किया और दास प्रथा को प्राकृतिक माना। लेकिन वर्तमान युग में इसको अमानवीय माना जाता है, प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार कुछ विचारक मनुष्य को प्रकृति से ईमानदार, सदाचारी, सहयोगी और दयालु मानते हैं, लेकिन कुछ विचारक मनुष्य को दुष्ट प्रवृत्ति का मानते हैं। कुछ विचारक सारी संपत्ति को पूरे समाज की धरोहर मानते हैं और निजी संपत्ति को या निजी संपत्ति इकट्ठा करने को चोरी मानते हैं। लेकिन कुछ विचारक व्यक्तिगत जीवन के लिए निजी संपत्ति को अति महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ लोग स्त्री पुरुष को प्रकृति से समान मानते हैं और कुछ लोग स्त्री को प्रकृति से पुरुष की दासी मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की धारणा के आधार पर समाज की जटिल समस्याओं को हल कैसे किया जा सकता है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये समस्याएं होने के बावजूद भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वर्ग कानून और व्यवस्था के भीतर अपने साथ अन्याय होते देखता है तो वह प्राकृतिक अधिकारों का हवाला देकर उस अन्याय के खिलाफ जनमत का निर्माण कर सकता है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है।